नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 उड़ान अभ्यास कार्य पत्रक हिंदी का पाठ 19। पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। इस वीडियो में हम पाठ 19 के अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर सभी विषयों की सीरियल वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी विषय के पाठ को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस विषय को छांटकर उसमें उस पाठ के अभ्यास के हल को देख सकते हैं। मैंने उसमें हिंदी, इंग्लिश, उड़ान के सभी विषय तथा इसके अलावा जो हमारे सिलेबस के विषय हैं जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, उसमें रामायण, महाभारत आदि सभी विषय के प्रश्न उत्तर डाले हुए हैं। तो आप वहाँ प्ले लिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। गतिविधि 1। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चौक एक बाद, ये देखिए गलत लिखा हुआ है, कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों को इतना अनादर कहीं न देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा ऐसा विचार नहीं है। बैल कभी भी मारता भी नहीं है, मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, ये जो पहरा है ये पूरा हमने पढ़ लिया है। इसमें हमें गधे के बारे में बताया गया है कि जितना वो संतोष रखता है उसे उतना ही मूर्ख समझा जाता है। यही व्यक्तियों के लिए भी बात है कि व्यक्ति जितना धीरज धारण करता है दूसरे लोग उसे उतना ही बेवकूफ़ कहते हैं।
तो पहला देखिए, इक प्रत्यय लगाकर जब नया शब्द बनाते हैं तो मूल शब्द में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि इतिहास जमा इक, जब इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा ऐतिहासिक। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही मूल शब्द पहचानिए और उस पर घेरा लगाइए। क्या है? नैतिक। तो इसमें देखिए कौन सा आएगा? नित, नेते, नीति या इक। मैंने देखिए नीति पर गोला लगाया है। दूसरा है पौराणिक, तो इसमें आएगा पुराण, मैंने इस पर घेरा लगाया है। चौथा है प्राथमिक, तो इसमें आएगा प्रथम। और घ है दैनिक, तो इसमें आएगा दिन। ये मूल शब्द हैं, जब इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया तो ये हमारे नैतिक, पौराणिक, प्राथमिक और दैनिक शब्द बन गए। दूसरा प्रश्न है, रसोई घर शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बना है, जिसमें से दूसरा शब्द प्रमुख है, क्योंकि उसी से शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को चुनिए जो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। वाक्य के, उसने पुस्तकालय से 3 पुस्तकें लीं। यहाँ पर तत्पुरुष समास बताना है विग्रह के साथ, यानी विग्रह सहित। तो इसका बनेगा पुस्तक के लिए आलय। ख है, सीता नियमित रूप से विद्यालय जाती है, तो इसमें लिखेंगे विद्या के लिए आलय। आगे है ग, श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है वनवास, तो वनवास का बनेगा विग्रह वन में वास। घ, राजमहल की सुंदरता देखते ही बनती थी, तो यहाँ पर है जो तत्पुरुष है वो है राजमहल, तो इसमें विग्रह आएगा राजा का महल। ड़, तुलसी कृत प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, तो यहाँ पर तुलसी कृत तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह बनेगा तुलसी द्वारा कृत। तीसरा है, जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों को इस चिन्ह योजक चिन्ह द्वारा जोड़ता है। इस समास का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और लिखा जाता है, जैसे कि सुख दुख। ये देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, जब इसका विग्रह करेंगे तो हम इसमें निशान की जगह पर और लिख देंगे, तो होगा सुख और दुख, और समास का नाम होगा द्वंद्व समास। इसी प्रकार और उदाहरण और नियमों को समझाते हुए गद्यांश में आए द्वंद्व समास के अन्य 4 उदाहरण ढूंढ कर उनका विग्रह करते हुए समास का नाम लिखें। तो देखिए मैंने इधर क्रम संख्या लिख दी है, विग्रह लिख दिया है, समास का नाम। तो ये सारे, पहला नंबर है हानि लाभ, तो इसका विग्रह बनेगा हानि और लाभ। दूसरा है ऋषियों मुनियों, तो यहाँ ऋषियों और मुनियों। तीसरा है लड़ाई झगड़ा, यहाँ पर है लड़ाई और झगड़ा। 4, मिलते जुलते, यहाँ पर आएगा मिलते और जुलते। 5वां है इधर उधर, इधर और उधर। ये हमारे विग्रह हो गए और ये 5 द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसी जब भी द्वंद्व समास आता है तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह के स्थान पर और लगा देते हैं और हमारा द्वंद्व समास बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 20 विप्लव गायन पाठ के अभ्यास का हल करवाऊँगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।